ले इसको देखो, ताकि समझना भी, ठीक है। तो देखो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है। उसके बाद फोर्स जो यूज होगा वो फोर्स यूज होगा कंजर्वेटिव फोर्स, और मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो कोलिजन होता है वो कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे 3D डायग्राम में दिखाया जाता है ना, आजकल एनिमेशन वाला वीडियो बहुत ज्यादा चल गया है, तो YouTube पे तुम कभी देखो कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलैड कर लेंगे, ठीक है। वो कोलिजन जो होता है वो कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी उस वेसल से बाहर नहीं आ रही है, उसके अंदर ही है और उस पार्टिकल के पास ही है। टकराने के बाद भी, ठीक है ना, एक बॉडी दूसरे पे टकरा भी जाती है, उसके बाद भी बॉडी की एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ना मोमेंटम लॉस हो रहा है, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जहां पे किसी भी टाइप का कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, उस टाइप को हम कौन सा कोलिजन बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन ग्लास, ग्लास में क्या होता है कि वो जो ग्लास के बीच में एनर्जी होती है वो कोलिजन क्या होता है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। अब देखो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इन इलास्टिक कोलिजन इज अ टाइप ऑफ कोलिजन इन व्हिच, बोलो P का मतलब क्या, मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, T का मतलब क्या, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब क्या, बचा हुआ रह जाता है, खर्च नहीं हो रहा है, मतलब कोलिजन हो रहा है। P का मतलब क्या, P इक्वल्स में m इनटू में v, ठीक है ना, मोमेंटम इक्वल्स में मास इनटू में वेलोसिटी, मतलब उसका मास भी कंजर्व रह रहा है और वेलोसिटी भी कंजर्व रह रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट और लाइट, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रहा है, हीट और लाइट। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कोलिजन बिटवीन व्हीकल, दो व्हीकल जब एक दूसरे के साथ टकराती है, ठीक है, तो दोनों व्हीकल का ना थोड़ा चेंज हो जाता है, होता है ना, कई लोग उसमें खत्म भी हो जाते हैं, तो बॉडी उनकी बिगड़ गई। अब उसमें देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या, नहीं रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, तो सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू हीट और लाइट। समझ लो बात को, जब कोलिजन होता है, जब व्हीकल, दो व्हीकल के बीच में कोलिजन होता है तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, ठीक है ना, जो उसका बॉडी होता है, आउटर बॉडी जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, जैसे कोलिजन बिटवीन व्हीकल, कोलिजन ऑफ बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। बॉल पे अगर फ्लोर पे अगर हम बॉल को बार-बार गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना, कि धीरे 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 धीरे, पहले अगर तुम यहाँ से डालो तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे धीरे उसकी हाइट क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग कंडीशन में चली जाती है। तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग कंडीशन में अगर हाइट है, इसका मतलब उस टाइप के कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। इतना क्लियर है। तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब वो कोलिजन होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कोलिजन, ए टाइप ऑफ कोलिजन इन व्हिच टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। इसमें क्या होता है कि दो बॉडी एक दूसरे के साथ आए और कोलिजन के टाइम पे उन दोनों में अट्रैक्शन बन गया, ठीक है ना, फिर वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, कहते कि नहीं अब जीना साथ और मरना था, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही बिफोर कोलिजन बॉडी अलग अलग आई थी, ठीक है, दोनों अलग अलग देश से आए थे, ठीक है, और यहाँ पे आए तो फिर इन दोनों का साथ मेल वैसे हो गया। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर में आ गई, स्टिक टुगेदर में आने के बाद बॉडी एक दूसरे के साथ चलती है कोलिजन के बाद, इस टाइप के कोलिजन को क्या बोला जाएगा, इस टाइप के कोलिजन को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है। अब देखो दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम। ऐसे कोलिजन में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है सुपर इलास्टिक एक्सप्लोजन। सुपर इलास्टिक एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना वो एक्सप्लोड करते हैं। इसका एक ही एग्जांपल है फायर क्रैकर, ठीक है। फायर क्रैकर स्टेशन में होते हैं, स्टेशनरी कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें माचिस लगाते हैं, माचिस लगाने के बाद बहुत सारा हीट अमाउंट में निकलता है, बहुत सारे अमाउंट में हीट जनरेट होता है, कुछ टाइम में वेलोसिटी भी निकलती है, तो कुछ वेलोसिटी के साथ जो बॉडी थी वो एक दूसरे इधर उधर हो जाते हैं, तो वो वेलोसिटी कहाँ से आई, इस कोलिजन की वजह से, सुपर इलास्टिक एक्सप्लोजन की वजह से। क्लियर है।
नेक्स्ट है हेड ऑन कोलिजन। देखो ये हेड ऑन कोलिजन तुम्हारा मोस्ट बीबीआई टॉपिक है पूरे नीट के लिए, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस हेड ऑन कोलिजन को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और हेड ऑन कोलिजन में हम इतना पार्ट सभी कवर करेंगे, ठीक है। देखो हेड ऑन कोलिजन दो टाइप के हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पहला तुम्हारा है वन डायमेंशन वाला, इसको देखो ध्यान से। दो बॉडी है ए और बी, ठीक है। इनका इनिशियल स्पीड u1 ए का और बी का इनिशियल स्पीड u2, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। बिफोर कोलिजन का केस है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या है कि इसके पास वेलोसिटी v1 आ गया और v2 आ गया। वैसे भी u को हम किनेमैटिक्स में पढ़ते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और v को हम पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के बाद की कंडीशन है कि v1 वेलोसिटी इसके साथ ये है v1 वेलोसिटी और इसका v ऑब्जेक्ट जो है उसके पास वेलोसिटी जो है वो v2 है। मास m1 मास m2 आफ्टर कोलिजन का केस है, ठीक है। अब देखना इक्वेशन कैसे बन रही है। m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल्स में m1 v1 प्लस में m2 v2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि v1 वाले को एक तरफ लेके चले आते हैं। तो m1 u1 माइनस में m1 v1 इक्वल्स में m2 v2 माइनस में m2 u2, ठीक है। m2 वाला जितना भी था उसको एक तरफ लेके चले गया, v1 वाले को एक तरफ लेके आ गए। m1 हमारा कॉमन आ गया तो u1 माइनस में v1 इक्वल्स में v2 माइनस में u2। इसको हमने इक्वेशन मान लिया कौन सा, दूसरा। इसको हमने इक्वेशन कौन सा मान लिया, दूसरा। अब देखो क्योंकि हमें ये पता है कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इक्वल्स में हाफ mv स्क्वायर होता है ना। क्या होता है k इक्वल्स में हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर बॉडी के पास है तो वो वेलोसिटी जो पहले v के फॉर्म में हमने लिखा उसको हमें हाफ mu स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a बॉडी के लिए क्या है, हाफ mu1 स्क्वायर। b बॉडी के लिए, इस b बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हाफ m2 u2 स्क्वायर। a बॉडी के लिए फाइनल वेलोसिटी हाफ m1 v1 स्क्वायर और b बॉडी के लिए क्या है, हाफ m2 v2 स्क्वायर। कितना क्लियर है? अब देखो ध्यान से 1/2 1/2 1/2 1/2 सब कैंसिल हो गए। बस कितना गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स में m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को, पहले वाले टर्म्स को, फर्स्ट वाले को m1 u1 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और इसके साथ m1 में कॉमन ले लेंगे। तो हम इस टर्म को इधर लेके आ गए तो m1 u1 स्क्वायर माइनस में m1 v1 स्क्वायर। इतना क्लियर है? और m2 वाला टर्म को उधर लेके चले जाएंगे तो m2 v2 स्क्वायर और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में m2 u2 स्क्वायर। इतना क्लियर है? m1 कॉमन लिया, यहाँ पे m2 कॉमन लिया। m1 कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेगा वो क्या है, v1 स्क्वायर माइनस में u1 स्क्वायर इक्वल्स में v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। क्लियर है? तो m1 अब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लगा दिया। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर तो क्या, a प्लस में b और a माइनस में b। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? देखो अब यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर इक्वल्स में m2 v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस टर्म पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b। तो v1 प्लस में u1 और v1 माइनस में u1 इक्वल्स में m2 v2 प्लस में u2 और v2 माइनस में u2। हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको डिवाइड किया इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। अब ये इक्वेशन थर्ड को हमने इस इक्वेशन सेकंड पे डिवाइड किया। देखो यहाँ पे m1 v1 प्लस में u1 अंडर ब्रैकेट, ठीक है ना, u2 में v1 माइनस में u1 डिवाइड बाय m1 v1 माइनस में u1 इक्वल्स में m2 v2 प्लस में u2 इनटू में v2 माइनस में u2 डिवाइड बाय m2 v2 माइनस में u2। जो टर्म कैंसिल आउट होने वाले थे वो टर्म कैंसिल आउट हो गया, बच कितना गया, v1 प्लस में u1 इक्वल्स में v2 प्लस में u2। जो अब इधर देखो v1 माइनस में u2, ये जो u2 था तुम्हारा वो इधर आ गया और इधर v1 जो था उसको हम उधर लेके चले गए। तो u1 माइनस में u2 इक्वल्स v2 u1 माइनस में u2 इक्वल्स कितना है, v2 माइनस में v1। इसको हमने इक्वेशन फोर्थ माना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है, ये इस टर्म को अच्छे तरीके से अंडर ब्रैकेट कर लेना और ये तुम्हारा जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्लेक्टेशन का रेशियो है। ये रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यही आप अगले क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि E इक्वल्स में v1 माइनस में u1 माइनस में u2 डिवाइड बाय v2 माइनस में v1 होता है। इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे कॉलेज में बहुत काम आएगा। तो v2 इक्वल्स में क्या आ गया तुम्हारे पास, u1 माइनस में u2 प्लस में v1। अब इस v2 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये था m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल्स में m1 v1 प्लस में m2 v2। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल्स में m1 v1 प्लस में m2, और v2 की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट किया, v2 की जगह पर पुट किया u1 माइनस में u2 प्लस में v1, ठीक है। अब ब्रैकेट से टर्म बाहर आएंगे तो m1 v1 प्लस में m2 u1 माइनस में m2 u2 प्लस में m2 v1। अब देखना इसमें जो टर्म इधर थे, कुछ टर्म को हम उधर रहने देंगे जो हमारा v1 का टर्म था, और कुछ टर्म को हम इधर लेके आएंगे। m1 u1 प्लस में m2 u2, जो भी u वाले टर्म थे ना, जो इनिशियल वाला टर्म था, उसको हम LHS में लेके जाएंगे, और जो भी v वाले टर्म थे उसको हम RHS में ही छोड़ देंगे। तो m1 u1 प्लस में m2 u2 माइनस में m2 u1 प्लस में m2 u2। देखो u1 मैंने कॉमन यहाँ पे लिया तो m1 माइनस में m2 हो गया, प्लस में ये तुम्हारा m2 u2 और ये m2 u2 दोनों जुड़ के क्या हो गए 2m2 u2 इक्वल्स में m1 v1 प्लस में m2 v1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे v1 वेलोसिटी हमें चाहिए। v1 वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या है कि v1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, और m1 प्लस में m2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दिया v1 कॉमन लेने के बाद। अगर हम उसके टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो v1 इक्वल्स में कितना आ गया, m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 u1 प्लस में 2m u2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखो ये v1 क्या कहता है, ये v1 ये कहता है कि अगर u1 वेलोसिटी के साथ a और u2 वेलोसिटी के साथ b, m1 मास m2 मास अगर मूव कर रही थी और इन दोनों के बीच में अगर कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद v1 कितने स्पीड से जाएगा वो ये इक्वेशन बताएगा, ठीक है। और v2 कितने वेलोसिटी के साथ जाएगा वो ये इक्वेशन बताएगा। कुछ नहीं है, बस इसी का वाइस वर्सा है, ठीक है। तो v2 इक्वल्स में कितना m2 माइनस में m1। अब यहाँ पे m1 माइनस में m2 था, तो यहाँ पे क्या आ गया m2 माइनस में m1, ठीक है। डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 u2 प्लस में 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। इतना क्लियर है, ओके। अब देखो ये हमारे पास v1 v2 कुछ स्टैंडर्ड वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कुछ स्पेशल केसेस में कि अगर मान लो when two bodies of same masses, जब दोनों masses ये m1 हो चाहे m2 हो, अगर इन दोनों के पास मास सेम हो, अगर इक्वल मास है m1 इक्वल्स में m2 जो m हमने रख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 इसमें हम m1 m2 अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो m माइनस में m, यहाँ तो दोनों कैंसिल हो गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय u1 ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा कितना बच गया m और डिवाइड बाय 2m, तो है ना यहाँ पे 2m u2 डिवाइड बाय 2m, क्लियर है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा u2, तो v1 जो है वो u2 के इक्वल है। थोड़ा सोचो, थिंक करने की चीजें हैं। अगर m1 और m2 दोनों इक्वल मास के हैं, दोनों इक्वल मास के हैं, तो दोनों की वेलोसिटी v1 की जो वेलोसिटी होगी वही u2 की वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगर m1 और m2 दोनों इक्वल के मास के हैं तो जो v1 की वेलोसिटी होगी वही u2 की वेलोसिटी होगी, और जो v2 की वेलोसिटी होगी वो u1 की वेलोसिटी होगी। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन से पुट किया। दूसरा कंडीशन है when a body collide against a massive stationary body, जब कोई बॉडी मैसिव स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करती है। मैसिव का मतलब बहुत हेवी अमाउंट में जो बॉडी होती है। अगर मान ले एक 1 kg का आयरन बॉल अगर 1000 kg के आयरन बॉल से टकराता है तो क्या होगा, तो देखो m1 लेस देन इक्वल टू m2, ठीक है ना। तो u2 इक्वल्स में क्या हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं 0, और m1 की मास को हम रख लेते हैं 0, क्योंकि वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 आता है, क्योंकि अब कहाँ 1000 kg और कहाँ m1, ठीक है ना, बहुत का फासला है ना दोनों में। तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 v1 इक्वल्स में 0 और फ्रॉम इक्वेशन 6 v2 इक्वल्स में u1। ये हमारा इक्वेशन 5 है और ये हमारा इक्वेशन 6 है। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, m1 की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो m1 की वैल्यू 0 पुट करने से हमारा v1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसमें इक्वेशन 6 हमारा क्या आ जाएगा v2 इक्वल्स में u1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो when a light body collide with massive stationary body, सेम उसी का अपोजिट है, ठीक है ना। अगर मान लो पहले केस में क्या था when a body collide against a massive body, मतलब ये था पहले में, ठीक है ना, कि जो तुम्हारा m1 है उसको उसने अप्रोक्सीमेट 0 माना,
पहले मैसिव बॉडी क्या था, स्टेशनरी कंडीशन में था, अब मैसिव बॉडी क्या है, रनिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। मैसिव बॉडी रनिंग कंडीशन में है और स्टेशनरी में कौन है, तो लाइट बॉडी, छोटा सा बॉडी, स्टेशनरी बॉडी क्या है, वो स्टेशनरी में है। तो इक्वेशन 5 में उसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं m1 लेस देन इक्वल टू m2, u2 इक्वल्स में 0, क्योंकि अब जो लाइट बॉडी है वो क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे v1 इक्वल्स में माइनस में m2 u1 डिवाइड बाय m2, तो ये v1 कितना आ गया, v1 आ गया आपका माइनस में u1। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो, और जब हम इक्वेशन 6 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो v2 जो है वो लगभग 0 को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर का जो एक्सटेंडेड स्पेशल केस है वो क्या कहता है, व्हेन ए मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट रेस्ट ऑफ लाइट स्टेशनरी बॉडी, जब मैसिव बॉडी किसी लाइट स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करता है तो m1 ग्रेटर देन m2, m1 का मास जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है एंड u2 इक्वल्स में कितना है, 0। तो v1 का जो वैल्यू आएगा, v1 का वो कितना आएगा, u1 आएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 में उसकी वैल्यू पुट करने से u1 आएगा और u2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2u2 आएगी, ठीक है।